यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। चैप्टर नंबर 2, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर आपके प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है, और टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर होता है, इन तीनों सेक्टर्स का इंडिया में रोल क्या है, ये होते क्या है, और बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कैसे करते हैं, हम ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो प्लीज गिव अ थम्स अप टू द सेशन, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या पूछना क्या चाह रहा है ये एनसीईआरटी हमसे, जानना क्या चाह रहा है कि हमें बेसिकली इस बारे में पता हो कि इंडिया की इकोनॉमी में लोग करते क्या क्या है। कोई किसान हो सकता है, कोई फैक्ट्री का वर्कर हो सकता है, उस फैक्ट्री का ओनर हो सकता है, कोई बैंक में काम कर सकता है, होटल में काम कर सकता है, कोई छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, कहीं भी इंसान एम्प्लॉयड हो सकता है। उसके अलग अलग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि अगर हम बात करें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में ये जो अलग अलग सेक्टर्स है ना, ये हमें क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं कि एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर है तो वो कौन से सेक्टर में आती है। अब मैं आपको बोलूं कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जमीन से जुड़ी हो, वो माइनिंग और एनिमल हस्बेंड्री जैसे सेक्टर में आती है। या एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में आती है। वही चीज अगर आप जो जमीन से प्राप्त कर रहे हो उसे प्रोसेस कर दो, उसकी प्रोसेसिंग कर दो, तो वो हमारे सेकंड सेक्टर में होती है, विच इज कॉल्ड द इंडस्ट्री सेक्टर और द सेकेंडरी सेक्टर। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, आप जब इसी को आगे जाकर पब्लिक को बेच रहे हो, सेल्समैन का काम है, सेल्स पर्सन का काम है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सब फिर वो इस थर्ड सेक्टर में आता है। तो आपस में इंटरकनेक्टेड या इंटीग्रेटेड है। हमें ये आसानी से समझ आ रहा है कि दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। आप अलग अलग एक्टिविटीज को इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर अगर रख रहे हो ना दोस्तों, तो ये जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, ये तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ ग्रुप्ड है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, दूसरे के बिना तीसरे का काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि इंटरकनेक्शन है तो इन्हें समझना जरूरी है, कौन क्या काम करता है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में। आजाद हुए थे ना जब हम, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था इंडियन इकोनॉमी में, बट आज सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में। ये शिफ्ट हुआ है, ये चेंज आया है। एग्रीकल्चर में 60-70%, 60-70% हमारे देश की पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, बट आज ये आंकड़ा कम हुआ है, 40-50% आ गई है। मतलब पॉपुलेशन कम होती जा रही है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, वो इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर की ओर जाते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रॉ मटेरियल, ये कोई भी बेसिक रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से या प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त होता है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जो कुछ आप जमीन से प्राप्त कर सकते हैं वो सब आता है। वॉट एवर यू कैन डिराइव फ्रॉम अ लैंड, यू गेट एवरीथिंग टू द प्राइमरी सेक्टर। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या है। जमीन में आपने बीज बोया, फसल उगाई, गेहूं, चावल, राइस, व्हीट, वॉट एवर यू आर डिराइविंग, दैट इज पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर। कॉटन कल्टीवेशन, जमीन से आप कॉटन प्राप्त कर रहे हो, उसका फिर शर्ट बन रहा है, तो डिराइव कहां से हुआ कॉटन? जमीन से, लैंड से, प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से, बात एक ही है।
तो कॉटन कल्टीवेशन, जो भी कॉटन का सीजन होता है जिसमें उगती है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। गाय भैंस पाली है आपने, वो दूध देती है, मिल्क, ये भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। गाय भैंस को जो चारा खिलाते हो वो जमीन से ही आता है, उसी एग्रीकल्चर लैंड से आता है। आप जमीन से कुछ भी माइनिंग करते हो, कोयला निकालते हो, आप जमीन से कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, आपको मेटल ओर्स मिलते हैं। तो ये सब आपका मिनरल्स एंड ओर्स, they are derived from mining and they are part of the natural products. They are part of the natural products. Now, when we produce goods by utilizing natural resources, we are engaging in primary sector activities. आप natural resources का फायदा लेकर कुछ भी बनाते हो तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है दोस्तों। ये बुनियाद है, यही नींव है जिसके बेसिस पर पूरा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, राइट, ये इंटरकनेक्टेड है आपस में। फॉरेस्ट्री, जो पेड़ उगाए जाते हैं, आम, अलग अलग फ्रूट्स के फ्रूट तोड़ के बेचा जाता है, ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है दोस्तों। अगर मैं एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर्स। एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना आसान हो जाता है। अब जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सेक्टर्स आते हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे आपके पास आए हैं, उनको आप प्रोसेस कर रहे हो। मतलब आपका बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक इनपुट एग्रीकल्चर से आ गया, जैसे कि मेटल ओर, आयरन ओर, उसको फिर आपने प्रोसेस करके कार में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, उसके मेटल के बड़े बड़े बिल्डिंग इक्विपमेंट्स बनाए, सरिया वरिया बनाया, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है। मतलब रॉ मटेरियल को आप यूजेबल, प्रोडक्टिव बना रहे हो। नेचुरली वो वैसा नहीं था, उसको जब मैन्युफैक्चर किया, जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरा, तब वो उस प्रकार बन पाया दोस्तों। कपड़े इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपके पास नेचुरली धागा आया, कॉटन यार्न बनाया आपने, या कॉटन रॉ फॉर्म में आया, उससे यार्न बनाया, उससे धागा आया और उससे कपड़े बनाए। तो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन के रेशों से। ऐसे ही आपको देखने मिलेगा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, इनफैक्ट लोग अपने घरों के अंदर भी प्रोसेसिंग करते हैं। अब आप स्लाइड छोड़िए, मेरी बात सुनिए। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 26-27% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का होता है, इंडस्ट्री का। बट इंडिया जो है, एज पर एन इकोनॉमिस्ट नोन एज डब्ल्यू रॉस्टाउ, एज पर द इकोनॉमिस्ट डब्ल्यू रॉस्टाउ, हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से लीनियर ग्रोथ करनी चाहिए थी, जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर हैं जिसमें हमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे पहले जाना चाहिए था, जैसे बाकी देश गए, जैसे रशिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होके, जैसे जापान गया, ठीक है ना। एज पर द ग्राफ और थ्योरी गिवन बाय डब्ल्यू रॉस्टाउ, कोई भी देश ऐसी तरक्की करना चाहिए, पहले वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी था, फिर वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन भी पहले शुरुआत में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई, उनके पास एक स्पिनिंग मशीन बनी, स्टीम इंजन बना, कपड़ों के धागों को स्पिन करते थे, और बहुत सारी स्पिंडल एंड बहुत सारी चीजें इजाद हुई। अब इंडस्ट्रीज में वो प्रोसेस हुआ, इंडस्ट्रीज में उसकी प्रोसेसिंग हुई, राइट। ये एक नॉर्मल पैटर्न था पूरी दुनिया का। इंडिया ने थोड़ा अलग ही रास्ता अपनाया, हमने सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पर छलांग मारी। तो कई लोग जो जिनके पूर्वज खेती किसानी में ही डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनके बच्चे पढ़ लिख कर, एजुकेशन लेकर, सॉफ्ट स्किल्स लेकर आज सीधा सर्विस सेक्टर का पार्ट बने, ऑफिस में जाते हैं वो, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, चेन्नई एक्सेट्रा। मतलब हमने जंप कर दिया, जैसे एक मेंढक जंप करता है, इसको कहते हैं लीप फ्रॉग करना।
जैसे एक मेंढक जंप करता है वैसे ये लीप फ्रॉग करता है, लीप फ्रॉग, कूद गया फ्रॉग की तरह, मेंढक की तरह। तो डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव का यही कहना है दोस्तों कि हमने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर की ओर इस पाथ को ना फॉलो करके सीधा एग्रीकल्चर से छलांग मारी और सर्विस सेक्टर पे गए, यहां बीच में रुके ही नहीं। हम इसको जितना ग्रो करना चाहिए था नहीं कर पाए। हमारे देश में आजादी के बाद ज्यादातर इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ओन्ड रही, और क्योंकि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ओन्ड थी दोस्तों, इसी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज ज्यादा जो ग्रोथ हासिल होना चाहिए था ना, वो ग्रोथ या ज्यादा ग्रोथ हासिल कर ही नहीं पाई। तो बेसिकली मुद्दे की बात यही है कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को और उसे यूजेबल बनाते हैं आम जनता के लिए। आपके पास एक टेबल है, वो लकड़ी के रॉ मटेरियल से बनी है फर्नीचर के तौर पे, उसके बाद वो टेबल बनी है, राइट। सो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका, उसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्म करके नेचुरल प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्म करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस प्रोडक्ट इज नॉट नेचुरली प्रोड्यूस्ड लाइक दैट। अब टेबल है, वो पेड़ से टेबल थोड़ी ना उगी है, पेड़ से तो लकड़ी उगी थी, पेड़ पे तो मतलब जो उसका वुड था वो हमने डिराइव किया, उसको कन्वर्ट किया इनटू ए यूजेबल प्रोडक्ट। समझ रहे मेरी बात? तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड या प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर या हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी का मतलब दूसरा, प्राइमरी का मतलब पहला, सेकेंडरी का मतलब दूसरा। प्राइमरी से रॉ मटेरियल लाकर ये सेक्टर यूज करता है जिससे अल्टीमेटली ग्रोथ हो सके देश की। तो दिस इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग शुगर केन, शुगर जैसे एग्जांपल है, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल। शुगर, आपने गन्ना उगाया, गन्ने से शुगर एक्सट्रैक्ट करी और उससे गुड़ बनाया। गन्ना उगाना प्राइमरी एक्टिविटी, उससे गुड़ बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सिमिलरली टर्शरी, टर्शरी शब्द का मतलब होता है थर्ड, जिसके अंदर आपका सर्विस सेक्टर आता है, इसके अंदर आपका सर्विस सेक्टर आता है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज तो मैंने आपको बता दिया काम क्या करती हैं, ठीक है ना, इनसे आप डिराइव करते हो। उसके बाद आप प्रोसेसिंग करके, उसके बाद आप प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उनको यूजेबल बनाते हो, बट यू रिक्वायर सर्टेन सर्विसेज विच आर कॉल्ड ऑक्सिलियरी सर्विसेज। ऑक्सिलियरी मतलब सपोर्ट और हेल्प करने वाली सर्विसेज। आपको सपोर्ट और हेल्प करने वाली सर्विसेज चाहिए, जैसे बैंकिंग, बैंक लोन देगा तभी तो आप इंडस्ट्री लगा पाओगे, किसान तभी तो खेती कर पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक और लॉजिस्टिक सेक्टर जब तक नहीं होंगे तब तक एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसपोर्ट कैसे कर दोगे? तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो टर्शरी सेक्टर है, जो थर्ड सेक्टर है दोस्तों, इसके अंदर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब आता है। एक सामान यहां से यहां बेचना है, ये ट्रेड के थ्रू होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, ट्रेड के थ्रू होगा। कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाकर बेचना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, कुछ आपने बनाया है फूड आइटम, वो एक ऐसे ट्रक में रखना है जिसमें वो ठंडा रहे, ये भी एक तरीके की सर्विस है। ये सपोर्ट करती है, ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं, जो भी इनका हिस्सा होता है वो चार्ज करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इज एन एग्जांपल, कोल्ड स्टोरेज इज एन एग्जांपल, बैंकिंग इज एन एग्जांपल, जो लोन देते हैं, जो पैसा देते हैं, ये सब इससे कनेक्टेड है। अच्छा, कुछ एसेंशियल सर्विसेज हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। सॉफ्टवेयर क्रिएशन, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। आईटी कंपनीज, बीपीओ, कॉल सेंटर्स, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं।
ठीक है ना। सर्विसेज के अंदर कुछ स्टैंड अलोन सर्विस है, जैसे टीचर है वो प्योर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर है वो प्योर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। टीचर एजुकेशन दे रहा है, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। डॉक्टर हेल्थ अच्छी रख रहा है, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि उसको आप तोल नहीं सकते, उसका कई गुना रिवॉर्ड हमारी इकोनॉमी को मिलता है, हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होता है। तो ये सर्विस सेक्टर बेस्ड ग्रोथ को बढ़ावा देता है दोस्तों। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट। अब इन तीनों को जब कंपेयर करें, कई सारे गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जो इन तीनों एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ज्यादातर ऐसा ही गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनमें तीनों चीजें अप्लाई होती हैं। प्राइमरी सेक्टर से, जैसे राइस है, राइस उगाया, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में गया, ठीक है ना, उस राइस के चिप्स बने, और टर्शरी सेक्टर, कॉल सेंटर्स, सेल्स पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी मदद से वो बिका और लोगों के घर तक पहुंचा, बिग बाजार, सुपरमार्केट वगैरह। अब कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सिर्फ ये तीन सेक्टर नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये सिर्फ तीन सेक्टर ही नहीं है, क्वाटरनरी और क्विनरी, ये दो सेक्टर और हैं। टर्शरी को, थर्ड को तोड़ दो तो फोर्थ एंड फिफ्थ भी बन जाता है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर आती है हाई नॉलेज बेस्ड स्किल्स, हाई नॉलेज बेस्ड स्किल्स, ये क्वाटरनरी में आती है। क्विनरी के अंदर लीडरशिप रोल आता है, समझाता हूं कैसे। तो यार देखो, डॉक्टर और लॉयर को आप टर्शरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में मत रखो, क्योंकि वो हाई नॉलेज बेस्ड स्किल्स यूज कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर क्रिएटर है, उसको टर्शरी में ना रखो। टर्शरी में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग जैसे रूटीन काम आ जाएंगे, पर जहां पे ब्रेन पावर का, क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का यूज हो रहा है, उसके लिए एक अलग सेक्टर बना दिया, क्वाटरनरी सेक्टर। चौथा, क्वाटरनरी मतलब होता है चौथा, जिसमें हाई नॉलेज बेस्ड स्किल्स आते हैं। क्विनरी पांचवा, जिसमें लीडरशिप स्किल्स आते हैं, लीडरशिप स्किल्स आते हैं जिसमें, ये है पांचवा क्विनरी। तो ये पांच सेक्टर, लीडरशिप का मतलब है आईएएस हो आप, देश के सीनियर मोस्ट चीफ सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, तो आप हाईएस्ट लीडरशिप रोल में है, डिसीजन मेकिंग के रोल में हो, जिसे हम क्विनरी इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग के रोल में हो, जिसे हम क्विनरी इंडस्ट्री कहते हैं। ऑलराइट, ये पांच सेक्टर्स में ब्रेक हो जाता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बस ये समझाना था। बाकी आपने एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस किया, इंडस्ट्री से जो भी प्रोड्यूस किया, सर्विस सेक्टर से जो भी प्रोड्यूस किया, टोटल अमाउंट इकट्ठा करो, सबका डेटा इकट्ठा करो, जिससे पता चल जाएगा देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, और उसकी जो वैल्यू होगी ना, जो भी आपने इन तीनों में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, उसकी जो वैल्यू होगी, वो आपकी वैल्यू अल्टीमेटली देश के जीडीपी या नेशनल इनकम को फाइंड करने की यूज होगी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम आगे 12th क्लास में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक शब्द का मतलब होता है इंडिया में बना हुआ, और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन किया जा रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी गई है, उनसे कमाया गया पैसा। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच ऑफ द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड टोटल्ड। कितना पैसा कमाया गया है, मान लीजिए एग्रीकल्चर से आ रहा है 12 लाख करोड़, इंडस्ट्री से आ रहा है 18 लाख करोड़, सर्विस सेक्टर से आ रहा है 20 लाख करोड़, टोटल कर दो 12 प्लस 18 प्लस 20, हाउ मच इज इट? 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ठीक है ना।
दिस इज हाउ यू आर मेजरिंग द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है ना। नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड मस्ट बी सोल्ड। बेसिकली क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि, पहली बात एक प्रॉब्लम आती है कि जो जो चीजें बेची गई हैं जरूरी नहीं है कि वो काउंट हो। कई बार होता है कि एक ही चीज दो बार काउंट हो जाती है, ठीक है ना। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि कुछ होते हैं इंटरमीडिएट गुड। मैं अब समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले काउंट करने की प्रॉब्लम। आपने कोई चीज कैश में खरीदी बेची, सरकार को जिसके बारे में जानकारी ही नहीं मिली, ठीक है ना। अगर आप डिजिटली पे करते, ऑनलाइन पे करते, अगर आप क्या चेक से पेमेंट करते, सरकार को पता रहता, पर वो रिकॉर्ड्स में ही नहीं आएगा। आप टैक्स नहीं भरोगे, सरकार के डेटाबेस में नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आती है, काउंट ही नहीं हो पाती है कई सारी चीजें जो इलीगली सेल हो रही हैं। अंडर अंडर द टेबल कुछ पैसा मूव हो रहा है जो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पा रही इंफॉर्मेशन, वो इस पॉइंट पे आती है जो काउंट ही नहीं हो पाती। दूसरा है डबल काउंटिंग। आप जब भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचते हो तो आप उसको दो बार काउंट कर लेते हो। एक बार आपने गाड़ी खरीदी थी, आपने वैगनार खरीदी थी, वैगनार खरीद के अब बेच रहे हो आगे आप, ठीक है ना। तो पहली बार खरीदी, जब बेची गई मारुति के द्वारा, तो वो तब जीडीपी का पार्ट बनी। अब आप उसे ओएलएक्स पे बेच रहे हो, किसी भी इंसान को, डीलर को बेच रहे हो, पैसा मिल रहा है, अब वो काउंट नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम आती है डबल काउंटिंग की। कई बार आप दो बार काउंट कर लेते हैं, और दो बार काउंट नहीं करना, एक बार ही काउंट करना है जब कोई चीज ओरिजिनली प्रोड्यूस हुई है और बिकी है। और यहाँ प्रॉब्लम आती है डबल काउंटिंग की, कि हम दो बार काउंट कर लेते हैं, पहली बार भी दूसरी बार भी दोनों बार काउंट कर देते हैं। थर्ड है आपका इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड जो है आपका, वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। मतलब क्या है कि मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, लकड़ी आई थी मेरे पास, वो मेरे पास रॉ मटेरियल था, वो मेरे पास स्टॉक था। मैंने क्या किया, उसको काट के पॉलिश करके रख दिया, उसमें पैर लगा के टेबल नहीं बनाई। अभी हाफ वर्क डन है, हाफ वर्क रिमेनिंग है, मतलब कुछ वर्क इनकम्प्लीट रह गया है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है दोस्तों, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ फाइनल वैल्यू ही काउंट करनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं होती है, फिनिश गुड्स की या फाइनल गुड्स की एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट होती है। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लावर मिल फॉर 20 रुपीज पर केजी, द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लावर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर 25 रुपीज केजी। किसान ने मिल को बेचा, मिल में पिसा, चक्की में आटा पिसा, और वो एक बेकरी के पास चला गया, बिस्किट बनाने वाली कंपनी के पास चला गया। द बिस्किट कंपनी यूजेस फ्लावर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market to consumers for rupees 80, 20 rupees per packet. Basically कंज्यूमर्स को वो हायर प्राइस पे बेच रहा है। आपको ये एग्जांपल में बस समझना है कि एक बारी जब वो गेहूं बिका और आटा चक्की के पास गया, वो तब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। वो जब चक्की पे पिसा और एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर के पास गया, तब वो काउंट नहीं होगा। उसमें चीनी, मक्खन, शुगर, बटर, बहुत सारी चीजें ऐड की गई, तब भी वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। ओनली व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ओनली व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट रीचेस द कंज्यूमर, ग्राहक खरीद ले, जो उसने दाम दिया है, जो उसने प्राइस पे किया है, उस प्राइस में आटे का प्राइस भी है। मतलब कंज्यूमर से आपने जो बिस्किट के लिए पैसा चार्ज किया, उसमें आटा, मक्खन, गेहूं, सब सारी कॉस्ट उसमें ही लगी हुई है। मान लो आपने 100 रुपए का बेचा, तो उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है पहले से बिस्किट के पैकेट में। तो आप सिर्फ उस बिस्किट के पैकेट की वैल्यू देखो जो कंज्यूमर तक पहुंच रही है, और जो वैल्यू फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रही है, वही वैल्यू को आप अल्टीमेटली देश की नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते हैं। जो भी इसमें रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स हुए, उनकी वैल्यू को नहीं। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो फिर चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं कि आप कोई मिस्टेक करो इन दी कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर इन चीजों को ध्यान नहीं देते तो प्रॉब्लम बढ़ती है।
So the value of final goods already includes the value of all intermediary goods used in the production of the final goods. मैंने बताया उस बिस्किट के पैकेट में उस गेहूं, उस चीनी, शुगर, व्हीट एंड बटर, मक्खन, इन सब की वैल्यू जुड़ी हुई है पहले से. So it already includes the combined value or the complete value. ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, वो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वहां पे उसका बिस्किट बना और फिर सर्विस सेक्टर में सेल्स पर्सन उसे बेच रहे हैं. तो उस प्रोडक्ट का एक बार ही आप टोटल वैल्यू हमारी इनकम में काउंट करो, 3 बार मत काउंट करना. एग्रीकल्चर के लेवल पे क्या हुआ, इंडस्ट्री के लेवल पे क्या हुआ, सर्विस सेक्टर के लेवल पे क्या हुआ, ये गलत हो जाता है. इसका एक और तरीका होता है, अब वैल्यू एडिशन फाइंड कर लो, गलती होगी ही नहीं. अब आप कहोगे सर ये वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. ठीक है ना, जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं. आउटपुट की वैल्यू ओ माइनस आई, इनपुट की वैल्यू. इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, आउटपुट मतलब फाइनल गुड और फिनिश्ड गुड. फाइनल गुड या फिनिश्ड गुड. फाइनल गुड 1000 रुपए का, रॉ मटेरियल यूज हुआ 200 रुपए का, वैल्यू एडिशन हुआ 800 रुपीज का. तो ये होता है दोस्त वैल्यू एडिशन, जहां पे वैल्यू एडिशन के माध्यम से हम पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी पैसा लगाकर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, एडिशनल पैसा, प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं, वो वैल्यू एडिशन होता है. ये तो चलो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो गया. मैं अगर यहाँ पे एक सिग्मा लगा दूं, ये सिग्मा पता है क्या होता है? टोटल. टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सर्विस सेक्टर, और सब में जो जो वैल्यू एडिशन क्रिएट हो रहा है, तो आप हमेशा फाइनल आउटपुट माइनस फाइनल इनपुट देखोगे. और आसान भाषा में बोलूं तो देश में 50 लाख करोड़ रुपए कमाए जाते हैं साल में, और उसमें 12 लाख करोड़ रुपए उनका इनपुट यूज हुआ है, उसको कमाने की कॉस्ट आई है, तो रिमेनिंग हो गया 38 लाख करोड़ रुपीस. रिमेनिंग हो गया 38 लाख करोड़ रुपीस, 38 लाख करोड़ रुपया. ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन को शो करता है बेटा. और ये जीडीपी कैलकुलेशन में, ये हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे आगे, आगे फिर रिपीट होंगी ये सारी बातें. तो अभी हम नहीं इतना समझते. बड़ा जीडीपी ये देखते इसलिए है कि पता चल सके एक इकोनॉमी कितना पैसा साल भर में कमा रही है, कितनी बड़ी है इकोनॉमी, कंपेयर कर सको उसके पास्ट से. जैसे इंडिया की जीडीपी 2010 में कितनी थी वर्सेस आज कितनी है, आप कंपेयर कर पा रहे हो. इंडिया की जीडीपी और चाइना की जीडीपी दोनों में कितना फर्क है, आप वो कंपेयर कर पा रहे हो. ये सब हो पाता है जब आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर तीनों सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को देख पाते हो, टोटल कर पाते हो बच्चे. चलिए बहुत बढ़िया. बाकी मैंने बताया आजादी के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी एग्रीकल्चर के अंदर भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल, आप मैकेनिकल प्लो होता है ना, प्लो जो पहले भैंसे, जो पहले बैल जोतते थे खेत, उसमें चेंज आया, उसमें भी आप ट्रैक्टर और एडवांस टूल्स यूज करने लगे दोस्तों, एडवांस इक्विपमेंट्स यूज करने लगे दोस्तों. तो फार्मिंग मेथड जैसे जैसे इवॉल्व हुए, जैसे जैसे चेंज आने लगा, लोग जो है वो एग्रीकल्चर से कुछ लोग बाहर भी आने लगे, वो और भी सेक्टर्स में जाने लगे, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जाने लगे. और साथ साथ इसकी वजह से और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ. ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग का काम, ट्रेडिंग का काम शुरू हुआ, लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लगे, लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगे, लोग आर्मी ज्वाइन करने लगे. तो ये सारे सेक्टर्स बेसिकली एक्सपैंड होने लगे. आजादी के टाइम पे तो मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही था, बट एग्रीकल्चर के अलावा भी हमारे पास और सेक्टर्स डेवलप और क्रिएट होने लगे. और क्या हिस्टोरिकल चेंज रहा, मैंने बताया हमने अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया. इंडिया ने 1947 से 1991 तक सिर्फ कागजों में एक मिक्स्ड इकोनॉमी होने का दावा किया, बट 1991 के बाद हम रियल में एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन पाए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा और पब्लिक सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा. पहले हम एक सोशलिज्म डोमिनेटेड कंट्री थे,
जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए चीजें करना चाहता है, गरीबों की भलाई के लिए चीजें करना चाहता है देश, बट प्राइवेट सेक्टर को पावर नहीं देना चाहता। उसको लगता है प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, जो कि सच भी है। तो शुरुआत में सरकार या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर कंपनीज ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले करती थी, इन्वॉल्व होती थी, ठीक है ना। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का रोल है, और गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है कहीं से कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। तो इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी, और आज इंडिया के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, जैसे कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, ये मैन्युफैक्चरिंग के एक अच्छे हब बन पाए हैं, ठीक है ना। जो लोग पहले खेती भी करते थे वो भी अब एग्रीकल्चर से निकलकर इन सेक्टर्स की ओर ज्यादा इनकम के लालच में जा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि एग्रीकल्चर उतना फीजिबल नहीं रह गया, एग्रीकल्चर में इनकम उतनी गारंटीड नहीं रह गई। कभी फसल खराब हो गई, खराब मौसम की वजह से, इनफ क्वांटिटी में कई बार पानी अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से खेती नहीं हो पाई। तो प्रॉब्लम्स रही दोस्तों हमारे देश के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली सरपास द प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनफैक्ट आज हमारा सर्विस सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ गया है। एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में भले ही एक टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी, पर आज सेकेंडरी सेक्टर भी काफी लोगों को नौकरियां दे रहा है, और सर्विस सेक्टर भी काफी लोगों को नौकरियां दे रहा है। तो पिछले कुछ सालों में ये बदलाव हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज में भी ऐसे ही चलता है, पर वहां एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर होता है। इंडिया ने एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर की ओर छलांग मार दी। टोटल आउटपुट जब हम देखते हैं तो सर्विस सेक्टर जो है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ रुपी विच इज बीइंग क्रिएटेड, मनी विच इज बीइंग क्रिएटेड, सर्विस सेक्टर ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है। इंडिया इज द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड। बेंगलुरु हमारा सिलिकॉन वैली, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, आपको कोई भी आईटी सर्विस चाहिए, इंडिया प्रोवाइड करता है। इंडिया में इंग्लिश एजुकेटेड टेक्निकल नॉलेज वाली लेबर मिल जाती है, वर्कर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर के अंदर आज हमारी वर्कफोर्स बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयड है। डेवलप कंट्रीज में यही पैटर्न होता है, इंडिया भी इसी पैटर्न की ओर चल पड़ा है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने बताया टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। अगर हम 1973-74 से कंपेयर करें 2013-14 को ही, इस दौरान इन 40 साल के सफर में हमारे तीनों सेक्टर्स की ग्रोथ तो बड़ी बड़ी है, बट सर्विस सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर जो है, 13-14 के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर प्राइमरी सेक्टर से आगे निकल गया था इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ द मनी इट वाज क्रिएटिंग। तो ज्यादा पैसा कमा के देने लगा हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें मोस्टली आईटी कंपनीज का ही रोल था, आईटी कंपनीज, बीपीओ कंपनीज, लाइक दैट, ठीक है ना। क्योंकि भाई किसी भी देश में जब डेवलपमेंट होने लगता है, जब एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्रियल सेक्टर से आगे निकल के सोचते हो, तो और भी सेक्टर्स पॉपुलर होने लगते हैं, जिसमें खास तौर पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं, ये पॉपुलर होने लगता है। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो डाक, चिट्ठी, पोस्ट, पोस्ट ऑफिस पॉपुलर था, इसलिए इस फॉर्म में भी हो सकता है, और ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की फॉर्म में भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे बदलाव इंडिया में एसेंशियल सर्विसेज के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में होने लगे थे। गवर्नमेंट जो है ये सारी सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोवाइड करने लगी थी। अच्छा, मैं आपको ये बात भी बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, या कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तब और डेवलप होगा जब सर्विस सेक्टर डेवलप होगा। भाई खूब खेती करके बैठे हो, सर्विस सेक्टर नहीं है, सामान तुम्हारे खेत में पड़ा है, ट्रैक्टर नहीं है, ट्रक नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वो तो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, समझ रहे हो। एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, बैंक्स नहीं है, लोन कहाँ से लोगे। इंडस्ट्रीज के लिए लोन चाहिए, लोन बैंक ही नहीं है, कहां से लोगे। तो जब तक सर्विस सेक्टर नहीं होगा तब तक ये दोनों सेक्टर भी ग्रो नहीं होंगे, ये है बात। तो द ग्रेटर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, द ग्रेटर द डिमांड फॉर सर्विसेज, एंड द मोर पावरफुल सर्विस सेक्टर इज, द मोर पावरफुल इट मेक्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। आप खूब लोन देने लायक हो, सक्षम हो, आप खूब लोन दे रहे हो, तो आप बाकी सेक्टर्स को भी ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हो।
कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनकी ग्रोथ में। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल बिगिन टू डिमांड मोर सर्विसेज सच एज टूरिज्म, शॉपिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन। ये लिखा ही है यार, ये पढ़ के क्या बताना आपको, ठीक है ना, ये तो लिखा ही है। इनफैक्ट अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है, अर्बन सिटीज डेवलप होने लगती है। अब अर्बन सिटीज डेवलप होती हैं तो दो तरीके से होंगी, प्लान्ड तरीके से या हैप हैजर्ड तरीके से। अब क्या होता है, नॉर्मली हैप हैजर्ड डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी होता है क्योंकि डिमांड शहरों में है काम की, लोग गांव से शहरों में माइग्रेट करने लगते हैं बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ या भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए। जब शहरों में वो पहुंचते हैं तो हैप हैजर्ड डेवलपमेंट जो है वो होने लगता है, झुग्गियां बना के रहेंगे, पक्की सड़कें नहीं है, पक्की रोड नहीं है, मतलब पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा नहीं है, कैसे भी अरेंज कर रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं पानी का। प्लान डेवलपमेंट में टाइम लगता है और नॉर्मली बहुत पैसा लगता है, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास एक डेवलपिंग कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आज भी इंडिया का ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन शहरों में रहती है। अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु का हालत देखिए, कहीं पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम, कहीं पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, राइट। बट हाँ, जैसे जैसे सिटीज बसती है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी की डिमांड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड भी बढ़ती है, राइट। जिसने इसी आईटी सेक्टर ने, आईसीटी सेक्टर ने हमारे देश की ग्रोथ को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया है, कई गुना बढ़ा दिया है दोस्तों। बट मैंने बताया कि सबका सर्विस सेक्टर के अंदर एक जैसा ग्रोथ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि एजुकेशन या सर्विस, एजुकेशन या हेल्थ का जितना बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई है उतना ही ग्रोथ हुआ होगा, ऐसा नहीं है। या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जितनी बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई होगी उतना नहीं है। अनइक्वल ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में भी, बट हम सर्विस सेक्टर को एक कंसोलिडेटेड यूनिट के तौर पे देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर आज सबसे कम रह गया है कंट्रीब्यूशन के मामले में, टर्शरी सेक्टर, उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर ही है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये भी सच्चाई है कि सारी सर्विसेज एक जैसे तरीके से ग्रो नहीं हो रही। हेल्थ एजुकेशन इज नॉट ग्रोइंग एट द सेम पेस आईटी एंड बैंकिंग सर्विसेज आर ग्रोइंग, ठीक है ना। देर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉयड हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। ये जो भी जॉब होती है जिसमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन भी हाईएस्ट ही होता है। देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयरमैन। इनकी इनकम कम रह जाती है। स्किल का फर्क है, जो स्किल सबसे ज्यादा डिमांड में है उसके लिए सबसे ज्यादा पैसा पे किया जाता है। जैसे आईटी सेक्टर में एआई आजकल चल रहा है, एंड जिन स्किल्स की डिमांड नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, डिमांड है पर पे कम किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? इंडिया के बाहर इलेक्ट्रिशियन को ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि इंडिया में लेबर ज्यादा है और उसकी डिमांड उतनी नहीं है। बाहर लेबर कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बाहर ज्यादा चार्ज, इंडिया के बाहर ज्यादा चार्ज करते हैं इन्हीं सर्विसेज के लिए। इवन अगर आप इंडिया में मेड रखते हो घर के काम के लिए तो कम पैसा देते हो, बाहर इंडिया के बाहर मेड को भी बहुत अच्छा पैसा दिया जाता है। तो दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग। तो मैंने क्या कहा, सर्विस सेक्टर में हो जरूरी नहीं है सबकी एक जैसी इनकम होगी, कुछ हाई स्किल्स के अंदर ज्यादा इनकम, कुछ में लो इनकम, और बाकी मैंने बता ही दिया कि सर्विस सेक्टर बाकी सेक्टर्स को जीडीपी कंट्रीब्यूशन या इनकम कंट्रीब्यूशन में बीट कर चुका है। तो यही बात आती है दैट इंडिया के अंदर इन तीनों सेक्टर के अंदर बदलाव पिछले कुछ सालों के अंदर हुआ है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हुई पर जितनी ग्रोथ इंडिया को करनी चाहिए थी, लोगों में स्किल्स की कमी होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से, या बिजनेसेस के इन्वेस्टमेंट्स कम करने की वजह से, क्योंकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 30 सालों में आई तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा आई, और इंडियन इन्वेस्टमेंट भी सर्विस सेक्टर में काफी लगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम रहा। हम यहाँ पे इंपोर्ट पे ही, दूसरे देशों से इंपोर्ट्स पे ही निर्भर रहे, जबकि आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए थी, सेल्फ रिलायंस बढ़नी चाहिए थी, ठीक है ना। तो बेसिकली सर्विस सेक्टर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो बहुत बढ़ा, बाकी सेक्टर्स में उतना आउटपुट नहीं बढ़ा। सच्चाई यही है दोस्तों, ठीक है ना। एग्रीकल्चर आज के टाइम पे देश की जीडीपी का 1/6 कंट्रीब्यूट करती है, और सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है।
एग्रीकल्चर के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर 4 लोग एक खेत पे काम कर रहे हैं तो सबका कंट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। हो सकता है एक इंसान सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बाकी लोग उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, हो सकता है 2 लोग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये सब मिला के अगर 10 टन गेहूं उगाते हैं इस खेत से, इतनी जमीन से, मैं इनमें से 2 को हटा दूं तब भी 10 टन प्रोडक्शन ही हो रहा है, मतलब ये कुछ खास प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर देन इट इज नेसेसरी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, even if you move some people out of the agriculture sector into industry or in service sector, the production will not be affected। अगर 4 लोग हैं, मैं 2 लोगों को हटा के दूसरे सेक्टर्स में भी डाल दो तब भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं आएगा। इसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि काम दिख तो रहा है पर इनका प्रोडक्शन कुछ खास है नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास है नहीं। इस वजह से काफी लोग तो अंडर एम्प्लॉयड हैं दोस्तों, दिखने में तो उनको काम मिला हुआ है बट उनका एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे देश में कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, राइट। इस स्लाइड पे आप इतना मत फोकस करिए, आपसे मेरी बात सुनिए। ये बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। एक्चुअली क्या है, कुछ सेक्टर्स बिल्कुल ही सीजनल होते हैं, तो एक सीजन में काम रहता है। जैसे पेंटर का बारिश के टाइम पे काम नहीं रहता, ठीक है ना। पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, कुछ सीजन में काम ज्यादा, कुछ सीजन में काम कम। इसके साथ साथ इकोनॉमी भी साइक्लिकल ग्रोथ से गुजरती है। साइकिल के पहिए की तरह उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी ग्रोथ का समय आ गया और कभी गिरावट का समय आ गया, कभी ग्रोथ का समय आ गया। अभी जो वॉर्स, इसराइल आप ईरान की वॉर देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर देख रहे हैं, उसने ये साइकिल बहुत ज्यादा इंक्रीज करी है। क्योंकि जैसे दुनिया की इकोनॉमी ग्रोथ करने लगती है वैसे ही कोई वॉर शुरू हो जाती है और लोगों का इकोनॉमिक सेंटिमेंट खराब हो जाता है और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते इकोनॉमी में जिस तरीके से पहले कर रहे थे, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल दिया है, एक लेडी है जिनका नाम है लक्ष्मी, उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है दोस्तों। बट प्रॉब्लम क्या है, इस जमीन पर वो फसल अगर बोए भी तो उगेगी कैसे, क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जब तक आप कोई नहर का पानी नहीं दे दोगे, यहाँ पे जब तक कोई वेल या ट्यूबवेल नहीं लगा दोगे, तब तक ये कैसे खेती करेंगी। ये तभी खेती कर सकती हैं, शी विल बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड हार्वेस्ट व्हेन द सीजन इज देयर एंड व्हेन शी हैज वाटर। गवर्नमेंट इसको लोन दे सकती है कि वेल और ट्यूबवेल लगा लो और आपके पास पानी होगा। बिना उस गवर्नमेंट के लोन के, बिना उस पैसे के, या बिना बैंक से लोन लिए तो ये कर नहीं पाएंगी, राइट। बिना उसके तो नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे एक अजम्पशन की बात कह रहा है बुक, assume that 1 hectare of wheat can provide 50 days of employment for 2 people, जिसमें खेत में पानी डालना, फर्टिलाइजर डालना, हार्वेस्टिंग करना, ये सब कनेक्टेड है। मतलब लक्ष्मी और उनके वो 2 हेक्टेयर प्लॉट से कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। मतलब सिर्फ उनका ही फायदा नहीं है, उनके साथ साथ और भी वर्कर्स का फायदा हो सकता है इन सारे कामों में, इन सारे काम के थ्रू। तो मतलब कई परिवार जो है, 2 और उससे ज्यादा परिवार उस खेत से सस्टेन कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और अगर वहां पे कोई बांध का पानी पहुंच गया, डैम बन गया, कनाल बन गया, तो उस सिर्फ उसी किसान को ही नहीं, कई सारे ऐसे किसानों को और उनके खेतों में पानी पहुंच सकता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। बट काम क्या बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं है? नहीं नहीं, फसल उगा दी है, उसके बाद उसकी ट्रेडिंग करना, उसको बाय और सेल करना। इसमें कई सारे मिडलमैन आते हैं जो किसानों से उनकी फसल खरीद लेते हैं और उनको मार्केट में सेल करते हैं हायर प्राइस पे। तो ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है, उनका भी घर चल रहा है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो उसी फसल को आगे बेचते हैं, ट्रेड करना मतलब खरीदना बेचना। ट्रांसपोर्टेशन जो काम प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, उनका भी घर चल रहा है। तो एक खेत से, एक जमीन से, एक एग्रीकल्चरल फील्ड से कितने परिवार चल पा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन सुधरेंगे,
सड़कें बेहतर कर दे सरकार, गाँव की छोटे छोटे ट्रक्स प्रोवाइड करे सब्सिडी पे या लोअर कॉस्ट पे, तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है और इकोनॉमिक वेल्थ, इनकम और वेल्थ बढ़ती है हमारे छोटे किसानों की। सरकार तो चाहती भी है, अशोक दलवई कमेटी बनाई थी सरकार ने, 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी करनी थी। उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को, गवर्नमेंट के सपोर्ट को बहुत फोकस किया था दोस्तों। गवर्नमेंट तो वैसे ही चाहती है ना एग्रीकल्चर इनकम बूस्ट करना, वरना अशोक दलवई कमेटी क्यों बनाती। तो दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली फॉर फार्मर्स बट ऑल्सो फॉर दोज वर्किंग इन सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड। जो जो इन सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व होंगे उनको भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, और उनके पास भी इनकम इंक्रीज होने का मौका होगा, उनकी भी इनकम बढ़ेगी दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है किसान को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, चीप क्रेडिट मिलेगा, एक्सपेंसिव क्रेडिट मिलेगा। कई लोन होते हैं जिनको टीजर लोन कहते हैं, और ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा चुका है। टीजर लोन मतलब आपको आसान किस्तों में लोन दे दिया जा रहा है, शुरुआत में तुमको पैसा नहीं देना, कुछ टाइम बाद पैसा देना है, या शुरुआत में कम इंटरेस्ट पे पैसा लौटाना है, कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो ये टीजर लोन हेल्प करने के लिए दिया जाता था उन लोगों को जिनका लोन चुकाने की अच्छी खासी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये लोन प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, टीजर लोन क्या है, ये है और किसी कॉन्टेक्स्ट में, बट मेरे को चीप लोन के साथ कनेक्ट करके बताना था। एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार इशू करती है, जिसपे लोन अगर ले रहे हो और टाइम पे पैसा चुका देते हो तो इंटरेस्ट में छूट मिलती है किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। जो आपने पैसा उधार पे लिया, जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, आपको उस पर छूट मिलती है। तो ये सब होता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत। ये प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वो स्कीम है जिसमें किसानों को जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, बल्कि माफ कर दिया जाता है। तो क्रिएशन ऑफ एग्री क्रेडिट्स, एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, लोन्स, क्रेडिट मतलब लोन होता है, ये प्रोवाइड किया जाए। किसान बीज खरीद लेगा, किसान ट्रैक्टर, ट्रक, जो भी इक्विपमेंट चाहिए सब खरीद लेगा, अपने खेत में बोरवेल, हैंड पंप, सबमर्सिबल सब लगवा लेगा। A farmer being poor cannot afford many of these himself. He will have to borrow money from the money lenders and pay a higher rate of interest. किसान जो है वो मनी लेंडर से बोरो करेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बोरो करेगा, साहूकारों से बोरो करेगा, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखेगा, अपनी जमीन गिरवी रखेगा, और चांसेस है कि वो फ्रॉड करके हड़प ली जाए। तो क्या बेटर है, सरकार से, ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेना। हमारे देश में बहुत सारे छोटे बिजनेसेस के लिए भी लोन होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड मुद्रा लोन्स, ये प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है दोस्तों, किसानों को बैंक अकाउंट ओपन करके दिया जा रहा है जनधन योजना के तहत, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, कम से कम कागज में, और कोई आपसे, अगर बैंक अकाउंट में पैसा ना भी रखो तो कोई आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं की जाती। प्राइवेट बैंक पेनल्टी चार्ज कर लेते हैं, ये पेनल्टी नहीं चार्ज करेंगे आपसे। तो ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो। तो ये आपका दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोस्तों। अब ये समझ लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। आइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जिसके अंदर गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एप्लीकेबल होते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन बनाती है जॉब्स रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, ताकि लोगों को रिलायबल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पे कई सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, वर्कर सेफ्टी रिलेटेड कई सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। सरकार ने अभी रिसेंटली 4 लेबर कोड अप्लाई करे हैं इंडिया पे। ये 4 लेबर कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है ना, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड कोड ऑन वेजेस। 4 कोड बनाए हैं, वर्कर्स की वेजेस और सैलरी क्लियरली लीगली मिले उसे, सोशल सिक्योरिटी रहे वर्कर्स के पास, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस रहे,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वर्कर की प्रोटेक्टेड रहे। तो ये प्रॉपर फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेस प्रोसीजर है। अगर आप नौकरी करते हो और अगर आप इस सेक्टर में हो तो ऐसे ही कोई आपको नौकरी से निकाल नहीं देगा। ये नहीं बोलेगा कि जाओ नौकरी छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। आपके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड होंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी जॉब करता है तो उसे एक नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, राइट? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी। तो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है ना। इनफैक्ट सरकार तो अब जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं, ट्यूशंस पढ़ाने का, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उनको भी फॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है। ई श्रम पोर्टल बनाया था सरकार ने, ई श्रम पोर्टल। सरकार एनपीएस स्कीम लेकर आई है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम है, कि पेंशन के लिए पैसा आप अभी से जोड़ो, जब रिटायर होगे, जब रिटायरमेंट एज तक पहुंचोगे तो वो पैसा आप ले सकते हो, और उस पर कई गुना रिटर्न ऐड हो चुके होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी ये फैसिलिटी ले सके, ठीक है ना। ऐसे ही श्रम योगी मानधन, कृषि मानधन, अलग अलग स्कीम और चल रही है। अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, वो कभी और बात करेंगे। बट रूल्स रेगुलेशन लॉज स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी, ऐसे ही कोई आपको नौकरी से नहीं निकाल देगा। आपके लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स रहते हैं, आपसे एक लिमिट से ज्यादा काम कोई नहीं करवा सकता। अगर करवा सकता है तो वो इलीगल काम है, और आपको अगर एक्स्ट्रा काम करवाया तो उसका ओवर टाइम देना पड़ेगा, मेहनताना देना पड़ेगा, ठीक है ना। बेनिफिट्स बस ये है कि इसमें आपको छुट्टियां मिल जाती हैं, गवर्नमेंट लॉ के द्वारा रेगुलेटेड, राइट? जितनी भी 18-20 साल में जो भी छुट्टी मिले आपको मिल जाती है। आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है कि तुम जब रिटायर हो गए ना, तो रिटायरमेंट के बाद तुम्हें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो जो पैसा तुमने जोड़ा हुआ है अपनी सैलरी से कटवा कटवा के, उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जो एक साथ मिलता है। कि रिटायरमेंट 60 साल की उम्र पर 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो पैसा सैलरी से मेरे हर महीने कटता रहा था इतने साल, 30-40 साल, और अब विद इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो बढ़ ही जाएगा। ग्रेचुइटी का मतलब है जहां पे आप 5 साल से ज्यादा किसी जॉब में काम कर लेते हो ना, तो आप लॉयल रहे हो इतने साल, इसको तो रिवॉर्ड करना चाहिए ना, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए, इसके लिए तो पैसा दिया जाना चाहिए आपको। आप लॉयल रहे हो, आपकी लॉयल्टी को सम्मानित किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, तो वो ग्रेचुइटी होती है कि आपने 5 साल या उससे ज्यादा काम किया। 5 साल पे नहीं मिलती, जब भी आप नौकरी छोड़ते हो उन्हीं लोगों को मिलती है जो मिनिमम 5 ईयर्स काम कर चुके हैं कहीं पर। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑफिस में पीने का पानी, साफ टॉयलेट्स, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, हवा आनी चाहिए साफ, वेंटिलेशन होना चाहिए। पेंशन अगर ऑफिस अवेलेबल कराता है या सरकार की पेंशन स्कीम में आपको जुड़वाता है तो वो भी दी जाती है दोस्तों। तो ये सारी आपके लिए जरूरी होती है। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिक्शा चला रहा है, ठीक है ना, कोई दुकान चला रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। ऑल्दो सरकार उनको भी जोड़ना चाहती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बट वो किसी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में प्रॉपरली आ नहीं पाते हैं। दे आर आउटसाइड द लीगल स्कोप, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जैसे स्विगी जोमेटो पे जो खाना डिलीवर करते थे, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट माने जाते हैं। इन लोगों को गिग वर्कर कहते हैं। गिग मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर, जो उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ओला उबर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलते हैं दोस्तों, इनको गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे बिजनेसेस, स्मॉल यूनिट्स जो हैं आपके, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर, छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं आपके, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस लॉज उन पर अप्लाई नहीं हो रहे। लो पेइंग जॉब्स होती हैं, रेगुलर जॉब्स नहीं होती है। आपको पर आवर बेसिस पे पैसा मिलता है। जैसे ट्यूशंस पढ़ाते हैं लोग तो पर आवर बेसिस पे पैसा लेते हैं, राइट। तो रूल्स रेगुलेशंस अगर हैं भी तो इन तक पहुंच नहीं पाते, इनके लिए फॉलो नहीं हो पाते। और देश की मोर देन 89 और आई कैन इवन से 90% पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, जहां तक ये सारे फायदे पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ छुट्टी पड़ गई, मतलब आप बीमार पड़ गए तो छुट्टी का कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप दुकान है आपकी, आप बीमार पड़ गए, दुकान नहीं खोली, नुकसान हो गया पैसे का। आपको अपने एम्प्लॉयर जो भी आपको नौकरी पे रखा है, जैसे ओला उबर स्विगी जोमेटो है, ओला उबर ने पैसे काट लिए कि तुम लेट पहुंचे अपनी गाड़ी लेकर, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करो, किसके पास जाओगे, किसको शिकायत करोगे, राइट। छोटे मोटे आप बिजनेस कर रहे हो, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हो, रिपेयर वर्क कर रहे हो,
आपको, आपने बात की थी 500 रुपये लूंगा रिपेयर करने का, दिए 200 रुपये, आप लड़ नहीं सकते, आप क्या करोगे? कोई लॉ थोड़ी ना है जिसके तहत आप कोर्ट पहुंच जाओ उनको लेकर। ऑल्दो लॉज यहाँ भी है, पर आप उसके परव्यू से बाहर हो, आपके पास उतनी विल पावर या आपके पास उतनी लीगल फोर्स नहीं है। इनकम भी कम ही होती है, रेगुलर नहीं होती है, सैलरी की तरह रेगुलरली तो आती नहीं है, और प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे फायदे आप तक पहुंच नहीं पाते। अब कोई किसान है, वो अपनी जमीन पे काम कर रहा है, ठीक है ना, या अपने साथ वर्कर्स हायर करता है, वो वर्कर तभी हायर करता है जब उसे जरूरत है खेत पे, जब नहीं है उन्हें हटा देगा कि जाओ यहाँ से, जरूरत नहीं है तुम्हारी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे कई सारे छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो टोटल फार्मर्स में लार्जेस्ट नंबर इन्हीं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का है। मतलब ज्यादातर किसान हमारे छोटे और सीमांत किसान किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। इनफैक्ट एक गांव के इलाके में अगर 100 किसान है तो उसमें से 80% तो रूरल एरिया के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ही होंगे। भाई इनको कितनी चीजें अवेलेबल चाहिए? बारिश सबसे पहले, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, सरकार इसके लिए स्कीम चलाती है, नेशनल सीड सीड मिशन भी है, फर्टिलाइजर भी दिया जाता है, फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस भी दिया जाता है। पर अवेयरनेस की कमी की वजह से, या इन तक फैसिलिटीज ना पहुंचने की वजह से, या एडमिनिस्ट्रेशन की इनके प्रति इन इफेक्टिवनेस की वजह से, ये लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है रूरल एरियाज के अंदर, इनमें लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर आती है, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, पक्की जमीनें नहीं है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, छोटे किसान। शेयर क्रॉपर आते हैं, जो शेयर करते हैं जमीन। जैसे मान लो जमीन तुम्हारी, खेती मैं करूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना अपन, अब मुंह दबानी करेंगे, ओरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जमीन तुम्हारी, खेती में कर लूंगा, 50% तुम्हारा, 50% मेरा। ठीक है, तुम्हें फ्री में पैसा मिल रहा है, जमीन है तुम्हारी, रेंट ना देकर मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, अनाज का, अनाज बेच के पैसा दे रहा हूँ। दोस्तों ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ज्यादातर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल एरियाज में, गांव के इलाकों में। शहरों में तो काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेवलप हो गया है, ऑफिसेज, प्रॉपर बिजनेसेस डेवलप हो गए हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जिन्हें गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते थे, फिर उसी पे खादी विलेज इंडस्ट्रीज नाम रखा गया। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, उनको शुरुआत में गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट और असिस्टेंस चाहिए होती है, जो कि सरकार दे भी रही है। सरकार मुद्रा लोन देती है। मुद्रा लोन है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स के लिए आपको 3 प्रकार के लोन, जिसको कहते हैं शिशु लोन। शिशु लोन में 0 से 50,000 तक का लोन दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर लोन, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है तरुण लोन, 5 लाख से 10 लाख तक का। अब तो तरुण प्लस भी आ गई है, 20 लाख तक का पैसा 10 लाख से भी ऊपर दिया जाता है अब तो पैसा। तो ये मुद्रा लोन्स बेसिकली हमारे देश में वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये चलाए जा रहे हैं दोस्तों। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प के लिए चलाए जा रही हैं, ताकि जो लोग इन स्मॉल स्केल सेक्टर में काम करते हैं उनके पास बिजनेस के लिए पैसा रहे। भाई कोविड में लॉकडाउन लगा, स्वनिधि स्कीम चलाई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि लोन ले लो बिना कुछ गिरवी रखे, कम इंटरेस्ट रेट पर, लोअर इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है ना, खास तौर पे हमारे वल्नरेबल सेक्शंस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन बिजनेसेस, जो महिलाएं बिजनेस चला रही हैं, बैकवर्ड क्लासेस, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जॉब्स भी नहीं मिलती। ठीक है ना, एक तो इनको कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, परमानेंट जॉब भी नहीं मिलती है, पैसा भी रेगुलरली नहीं मिलता है, पार्ट टाइम काम करना पड़ता है जिसमें कोई फिक्स सैलरी, पेंशन कुछ होता ही नहीं है, जिससे इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाता है और तरक्की देश की नहीं हो पाती है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का टॉपिक था। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप के बारे में। पब्लिक सेक्टर ओनरशिप का मतलब है जहां पे सरकार ओन, नाम से समझ आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है जहां पे प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं इसे आपको कवर करा देता हूँ। पब्लिक ओनरशिप के अंदर सरकार जो प्रॉफिट कमाती है वो वापस पब्लिक वेलफेयर पे लगाती है, जनता की भलाई के लिए लगाती है। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, जो पैसा कमाती है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में या अपने बिजनेस के ओनर्स को देने में पैसा लगाती है, कि रिलायंस जो है अंबानी जी और जो भी ओनर्स हैं उनमें बांट देगी पैसा। ठीक है ना, हमें दोनों की जरूरत है, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो कर रहे हैं। खासतौर पे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, ये एलपीजी में 11th क्लास की एनसीईआरटी जब पढ़ाऊंगा ना, उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो भाई दिक्कत होती है पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर में इनोवेशन उतना तेजी से बढ़ नहीं पाता, पब्लिक सेक्टर में प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं रहती, नौकरी जाने का उतना डर है नहीं। डर हो तो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करे भाई। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जाने का डर होता है, प्रॉफिट कमा के देना है कैसे भी, कोई आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, तो वहां पे इंसान हमेशा ना प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करता है। बाकी पब्लिक ओनरशिप में सरकार का इन्वेस्टमेंट भी बहुत जाता है, जैसे सरकार रेलवेज में बहुत इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, तभी जाकर प्राइवेट सेक्टर उस इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने करी है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार ने बनाया है, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी दोस्तों। तो पब्लिक ओनरशिप ऑफ कंपनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट जो है अगर रोड्स ना बनाए, हाईवे ना बनाए, तो कैसे देश तरक्की करेगा। इसलिए सरकार क्या है, पैसा देती है, सरकार क्या है, लाइसेंस अवेलेबल कराती है, और सरकार आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोड्स क्रिएशन, हाईवेज क्रिएशन, स्कूल हॉस्पिटल्स क्रिएशन का काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है, प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सपर्टीज और स्पेशलिटी है प्रोडक्शन की, डिजाइन कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कर सकती है। जैसे लार्सन एंड टूब्रो हो गई, एलएनटी बड़ी फेमस कंपनी है, सुना है नाम एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो। टाटा प्रोजेक्ट्स हो गई, सरकार उसे लाइसेंस दे रही है, सरकार उसे अप्रूवल दिलवा रही है, और सरकार जो है उसे पैसा देकर जो भी उसका खर्चा हुआ है उसकी भरपाई कर देगी, कॉम्पेंसेशन कर देगी। तो गवर्नमेंट को कुछ सेक्टर्स तो सपोर्ट करने ही पड़ते हैं, जैसे छोटे बिजनेसेस, जैसे मैंने मुद्रा लोन बताया, माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, किसी को फ्री में बिजली, किसी को फ्री में पानी, फ्री में जमीन, सस्ती जमीन, ये सब अवेलेबल करानी पड़ती है, सब्सिडी सरकार को देनी ही पड़ती है, तभी जाके छोटे बिजनेसेस ग्रो हो पाएंगे। वरना आप छोटे बिजनेस से ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन कैसे रख लेंगे। तो ये गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट को करना ही करना होता है। गवर्नमेंट किसानों को भी उनकी फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, और वही फिर जो किसानों से फसल खरीदी है वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, ठीक है। तो दोस्त सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार सबकी मदद करने के लिए, आम जनता की भी किसान की भी कोशिश कर रही है। सरकार किसानों को फेयर प्राइस, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो प्रोवाइड करती है। इट इज ट्राइंग टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट एवरीवन, ठीक है। ये है मुद्दे की बात। ऐसी हेल्थ के लिए यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटी सबको देना चाहती है। आयुष्मान भारत स्कीम है, एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिले, सरकार इसलिए इन्वेस्ट कर रही है ना। अगर सरकार इन्वेस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं होती, तो ये सब कैसे प्रोवाइड होता है। इस सब के लिए आपको भर भर के पैसा देना पड़ता, जिसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। हर साल स्कूल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस बढ़ रही है, हर साल मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज करते हैं। तो ये हमारे बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ा है, हेल्थ और एजुकेशन। अगर सरकार ये प्रोवाइड करेगी तो वल्नरेबल सेक्शंस तक भी, आम जनता तक भी, गरीबों में सबसे गरीब अंत्योदय हो सकेगा, उनके तक पहुंच पाएगा, SC ST बैकवर्ड क्लासेस तक पहुंच पाएगा, और उनके साथ फिर भेदभाव नहीं हो पाएगा। उनके पास जो पैसे की कमी रहती है दोस्तों, वो पैसे की कमी दूर हो जाएगी, उनको भी हम असिस्टेंस दे पाएंगे, जिसको सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हमारे DPSPs के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत भी देना चाहती है। सरकार की जिम्मेदारी है, प्रोवाइड करेगी। फाइनली हमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, मैंने बताया, इस पर फोकस करना चाहिए। सरकार आजकल किसान ट्रेन और किसान फ्लाइट से उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, किसान का कृषि रेल और कृषि उड़ान स्कीम के तहत कर रही है, ट्रेन से और फ्लाइट से, जिससे प्रोडक्ट सड़े नहीं, फल सब्जियां उगाई हैं किसान ने, सड़े नहीं, तुरंत बिक सके, मार्केट में तुरंत पहुंच सके, अच्छे प्राइस पे बिक सके, किसान का लॉस ना हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ सरकार मिलेट्स को भी बढ़ावा दे रही है, फूड प्रोसेसिंग को भी इम्प्रूव करना चाहती है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग मतलब रॉ फूड को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करें जो ज्यादा महंगा बिक सकता है। जैसे फ्रूट्स से जैम बनता है, दूध से पनीर बनता है। मेगा फूड पार्क स्कीम चला रही है ऐसे ग्रोथ के लिए, ऐसे सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, शहर के इलाकों में तो खासतौर पे, गांव के इलाकों में भी, ठीक है ना। हनी कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया है कि आप अपने
खेत में मधुमक्खी पालन करो, हनी के लिए बीज, बी कीपिंग करो, एपीकल्चर करो, या रेशम का जो कीड़ा होता है सेरीकल्चर के तहत वो भी उगाया जाता है, मूंगा, एरी, तसर, अलग अलग सिल्क का। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप उगाकर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे नौकरियां भी क्रिएट होती है और एक गांव के इलाकों में खासतौर पे जॉब्स देता है। तो गवर्नमेंट ये चीज को बढ़ावा दे रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। एजुकेशन पे फोकस है सरकार का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन का सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, आयुष्मान भारत स्कीम का नाम बताया। और सर्विस सेक्टर में एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बनता है टूरिस्ट सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर के अंदर टूर गाइड हो गए, इनके अलावा होटल्स हो गए, इनके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गए, इन सबको काम मिलता है एक सिंगल सेक्टर से। ट्रांसपोर्टर, होटल्स, गाइड, सबको काम मिलता है। ये सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है और इसमें काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट उन लोगों के लिए जिनको बहुत मजबूरी हो जाती है, गरीबी हो जाती है, अगर मौसम खराब हो जाए, फसल अच्छे से उग ना पाए, खासतौर पे किसानों को, सोचा था बारिश होगी, नहीं हुई, क्या करें, तो सरकार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाई थी, जिसको वीवी जीराम जी कहा जा रहा है, नया नाम है इसका, एज पर द गवर्नमेंट लॉ। 100 डेज का गारंटीड पैसा दिया जाता है। अगर सरकार 100 दिन काम नहीं दे पाई तो उस दिन का पैसा जरूर देगी, तुम्हें पैसा जरूर मिलेगा, 100 दिन का गारंटीड है। इससे आपकी लैंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इससे बेसिकली आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बेरोजगार रहे तब भी आपको कुछ पैसा सरकार दे रही है, जिससे सबको काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, जो हमारे डीपीएसपी भी राइट टू वर्क प्रोवाइड करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, कौन से आर्टिकल्स के तहत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, लोगों को रोजगार मिल पाए, जॉब्स मिल पाए। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। अब नाम इसका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सेंट्रल नहीं है, पहले होता था सेंट्रल। ये क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, मैं तुरंत आंसर बताऊंगा इसके बाद, तो पॉज कर दीजिएगा वरना आंसर सुन लेंगे गलती से। चलिए पॉज करिए और आंसर बताइए। आई होप सबने सॉल्व किया हो। चलिए देखते हैं आंसर। टू ओनली, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको प्रोड्यूस करती है एंड इंटरमीडिएट प्राइसेस यहां पे नहीं आते, इसलिए टू सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये मैंने बताया था आपको। पॉज करिए और जवाब दीजिए। आशा करता हूं सबने पॉज किया हो और जवाब देखा हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन। ये ओवर द लास्ट 40 years production in primary and secondary sector declined, it has increased in tertiary sector। सच बात है। The tertiary sector is the largest employer आज भी एग्रीकल्चर है, 40 से 50%। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट, गलत, प्रोडक्शन कम हो जाता है ना, एग्रीगेट आउटपुट तो इम्पैक्ट होता है, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। तो अच्छा सवाल था, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइट टू वर्क, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। और अब इसमें वीवी जीराम जी हो गया मनरेगा की जगह। बताइए आंसर, पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, आई होप सबने पॉज किया हो। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री आर करेक्ट, 1, 2 and 3। विद दिस आई वांट टू से थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। फर्स्ट चैप्टर भी देख लीजिएगा और 9th क्लास की एनसीईआरटीज भी हो चुकी है, वो भी देख लीजिएगा। विद दिस गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, टेक केयर।